ये जो aptamers जो है ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होता है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब ये है मेनली शॉर्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए और आरएनए होता है। और ये जो शॉर्ट फ्रैगमेंट्स जो है aptamers का नाम तभी उसको दिया जाता है जब वो काफ़ी स्पेसिफिकली काफ़ी हाई एफिनिटी के साथ और काफ़ी स्पेसिफिसिटी के साथ उनकी टारगेट मॉलिक्यूल्स को जब बाइंड करता है उन चीज़ों को हम aptamers बोलते हैं। दे आर स्पेसिफिक aptamers फॉर दैट पर्टिकुलर टारगेट। जो ये वर्ड aptamer जो है डिराइव हो गया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड aptus, इसका मतलब फिट है, और ग्रीक वर्ड है मेरोस, इसका मतलब पार्ट है। तो काफ़ी aptamers जो रिगरस सिलेक्शन के बाद जो इमर्ज होता है वो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केडी वैल्यू बोलते हैं। aptamer प्रोटीन बाइंडिंग रेशियो जो है कांस्टेंट है, 1 पिकोमोलार टू 1 नैनोमोलार रेंज में वो बाइंड करता है। इसका मतलब काफ़ी अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका। तो ये जो बाइंडिंग एफिनिटी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के साथ इस तरह का बाइंडिंग एफिनिटी मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमको उसी तरह बाइंडिंग एफिनिटी देखने के लिए मिलता है। तो ये जो aptamers है न्यूक्लिक एसिड टारगेट के लिए भी बाइंड करता है, प्रोटीन टारगेट के लिए भी बाइंड करता है, और स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी बाइंड करता है, और आजकल होल सेल के ऊपर भी बाइंड कराने का उसको ट्रेन किया जा रहा है या एमर्ज किया जा रहा है या इवॉल्व किया जा रहा है। तो ये जो aptamers है सेलेक्स प्रोसेस के माध्यम से इनको सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्स का अब्रिविएशन है, एक अब्रिविएशन है, उसका पूरा नाम यह है कि सिस्टमैटिक एवोल्यूशन ऑफ लिगैंड्स थ्रू एक्सपोनेंशियल एनरिचमेंट। इसमें क्या है कि एक टारगेट को स्टेबलाइज किया जाता है, फिक्स किया जाता है, उस फिक्स टारगेट के ऊपर काफ़ी चीज़ें फेंका जाता है, काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का पूल, रैंडम पूल फेंका जाता है। जो वो अच्छा बाइंड करता है या लूजली बाइंड करता है उसको फिर रिफाइन किया जाता है, फिर उसको PCR लगाया जाता है, फिर उस रिफाइंड पूल को फिर से फेंका जाता है। ऐसा काफ़ी 15 या 12 राउंड्स के बाद एक अच्छी बाइंडिंग करने वाली aptamer सीक्वेंस एमर्ज होगा, एवॉल्व होगा, उसको फिर से चेक किया जाएगा टारगेट के साथ, तब जाके वो aptamer का नाम एट्रीब्यूट होता है और वो स्पेसिफिसिटी से बाइंड करने का ताकत उसको मिलता है। aptamers का अगर स्पेशल फीचर्स देखा जाएगा तो यूटिलिटी वाइज देखा जाएगा तो aptamers को सिमिलर एफिनिटी रहता है एंटीबॉडीज़ को, जिस तरह का एफिनिटी रहता है टारगेट मॉलिक्यूल से बाइंड करने का, उसी तरह का एफिनिटी इस aptamers मॉलिक्यूल्स को भी होता है। तो इस ऐसे ही दूसरा फीचर है ग्रेटर स्टेबिलिटी, काफ़ी स्टेबल रहता है। इसके बाद लो इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब ये कोई साइड इफ़ेक्ट या आलतू फालतू में ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना इस तरह का नहीं करता है। तो लो इम्यूनोजेनिक रहता है और ईजियर लार्जर स्केल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इसको स्केल अप करना और लार्ज स्केल में सबकी नीड्स के लिए इसको बराबर प्रोड्यूस करके देना इजी है। तो ये जो aptamers है अगर स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, 15 to 16 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स रहता है, जो फोल्ड किया जाता है। और जो आप जानते ही है कि अगर DNA aptamer है तो उसमें ATGC रहेगा, अगर RNA aptamer है तो उसमें AUGC रहेगा। जब ये जो नाइट्रोजन बेसेस सामने सामने आता है तो कुछ कुछ बॉन्ड तो बनेगा, A और G के बाद A और T के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, G और C के बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह का इंटरनल बॉन्डिंग तो बनेगा, तब वो जाके हेयर पिन स्ट्रक्चर या कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, लूप्स एंड हेयर पिन स्ट्रक्चर। जो वो लूप्स एंड हेयर पिन स्ट्रक्चर जो बन जाता है वो जाके अपना टारगेट स्पेसिफिक रह जाता है, उसमें टारगेट जो है चिपक जाएगा। तो ऐसा चिपकाना बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंटरेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंटरेक्शन जो है एक बार फोल्ड बनने के बाद काफ़ी बाइंडिंग मैकेनिज़म्स है, 3-4 है। एक तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल से भी बन जाता है, और मतलब ये सारे मिलके उसको कंट्रीब्यूट करता है बाइंडिंग एबिलिटी के लिए। एक इंड्यूस्ड फिट, इसके बाद स्ट्रक्चरली कंपैटिबल रहता है, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस भी वहाँ पे फेवर करता है, इसके बाद हाइड्रोजन ब्रिजेस जो बनती है, हाइड्रोजन ब्रिजेस वो भी फेवर करता है। ये सारी बाइंडिंग एबिलिटी को
डिसाइड करता है। थोड़ा और इस ऑप्टोमर्स का सिलेक्शन प्रोसेस देखा जाएगा तो इन विट्रो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, मतलब लैब में उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और थियोरेटिकली सारी टारगेट्स के ऊपर, मतलब बैक्टीरिया, वायरसेस, पेप्टाइड्स, इस तरह का कोई भी टारगेट पे आप फिक्स करके उसको अगेंस्ट ऑप्टोमर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले टारगेट को फिक्स करेंगे, इसके बाद उसके ऊपर जो लार्ज पूल ऑफ रैंडम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को फेंका जाएगा। रैंडम पूल है, उसमें लगभग 10⁻10 मॉलिक्यूल्स से लेके 10⁻20 मॉलिक्यूल्स के बीच में रहता है। यूजुअली 10⁻14 मॉलिक्यूल्स उसमें रहता है। तो उतना बड़ा नहीं, नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर रहने की वजह से उन वेराइटी ऑफ पूल में से कुछ ना कुछ लग जाएगा टारगेट के लिए, और स्पेसिफिकली ऑप्टोमर सेलेक्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल करके भी कुछ एल्गोरिथम बना सकते हैं। कोई इंटरेस्टिंग एरिया है, यहाँ पे कुछ दिमाग है तो कुछ ऐसा एल्गोरिथम भी बना सकते हैं जिसके थ्रू ये जो इन विट्रो सिलेक्शन को हटा के कुछ इन सिलिको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, इन सिलिको सिलेक्शन प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्टोमर्स जब बन जाता है तो वो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड नॉन आइडेंटिकल मेंबर्स ऑफ ए प्रोटीन को भी डिस्टिंग्विश कर सकता है, और बिटवीन डिफरेंट फंक्शनल और कन्फर्मेशनल स्टेट्स के बीच में भी, मतलब इतना हल्की चेंजेस को भी पकड़ पाएगा और वेरिएशन को आइडेंटिफाई करेगा और हाईलाइट कर पाएगा ऑप्टोमर्स। जो सिलेक्ट प्रोसीजर है हर लैब में एक जैसे नहीं यूज़ करते हैं, कुछ लोग मॉडिफाई करते हैं अपना लैब के रिसोर्सेस की वजह से या वहाँ पे जो लिमिटेड सेटिंग्स की वजह से, और कुछ दिमाग लगा के भी उसमें मॉडिफाई करते हैं, और फाइनली उनका मेन आउटपुट यही है कि स्पेसिफिक ऑप्टोमर्स इवॉल्व कराना है। बहुत बढ़िया मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग करने वालों को एमर्ज होकर इवॉल्व कराना है। दैट वाज द मेन आउटपुट और द मेन इंटरेस्ट। इस मेथड को यूज़ करके न्यू ऑप्टोमर्स को 2 हफ्ते में 2 वीक्स में उसको थोड़ा मेहनत करके ऑप्टोमर स्पेसिफिकली बना सकते हैं। वेरियस सिलेक्शन मेथड्स अगर देखा जाएगा तो इसमें नाइट्रोसेल्युलोस मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन बेस्ड सेलेक्स रहता है। जो नाइट्रोसेल्युलोस मेम्ब्रेन कुछ स्पेसिफिक एफिनिटी रहता है, और उस नाइट्रोसेल्युलोस मेम्ब्रेन से फिल्टर करके सिलेक्शन प्रोसेस को अपना सकते हैं। दूसरा रहता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बेस्ड। तो आपको पता ही है कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। कुछ बीड्स रहता है, उसमें कुछ टैग लगती है, उस टैग को साथ जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल को स्पेसिफिक एफिनिटी रहता है उसकी वजह से वो स्टेबली चिपक जाता है वहाँ पे। इसके बाद आप पूल ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को चलाएंगे तो वहाँ पे चिपक जाएगा, जो बाइंडिंग एबिलिटी रहेगा वो ऑप्टोमर्स। इसके बाद आप प्यूरिफाई करके फिर फर्दर राउंड्स ऑफ सिलेक्शंस करेंगे। ऐसे ही मैग्नेटिक बीड बेस्ड सिलेक्शन भी होता है। इसके बाद एक और मेथड है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस बेस्ड सेलेक्ट्स। जब आपको कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पता होता है तो वही प्रिंसिपल इसमें लगता है। बाद में पूल लगता है, पूल ऑफ रैंडम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। इसके बाद माइक्रोफ्लूइडिक बेस्ड सेलेक्ट्स लगता है, सेल सेलेक्ट्स भी है। अदर मेथड्स बेस्ड सिलेक्शन में ये है AFM यूज़ किया जाता है, EMSA यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे यूज़ किया जाता है, SPR यूज़ करता है, और ये सब चीज़ यूज़ करते हैं। SPR एक क्या है, वो सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस वाला इंस्ट्रूमेंट है, कुछ लैब्स में रहता है, इधर एम्स में भी है। तो अगर वो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होता है तो उससे भी कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एडवांटेजेस के बारे में देखा जाएगा तो एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टोमर्स में ये आता है कि ये इजी है प्रोड्यूस करने के लिए, इकोनॉमिकल है कंपेयर टू प्रोटीन्स, और एंटीबॉडीज़ से कंपैरेटिवली टॉक्सिसिटी कम रहता है एंड इम्यूनोजेनिसिटी भी कम रहता है। सो वो क्या है कि इंटरफियर नहीं करता है विद द ऑप्टोमर सिलेक्शन। ठीक है। इसके बाद आता है एडवांटेज। ऑप्टोमर्स कैपेबल है, ग्रेटर स्पेसिफिसिटी है, एफिनिटी है rather than एंटीबॉडीज। प्रैक्टिकली अभी तक इतना एडवांटेजेस बता चुका है, बट अभी तक कोई भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टोमर मार्केट में नहीं आया। एक ही आया है, वो एक मैक्यूजन करके आंखों में डालने वाली एक आया है, FDA अप्रूव हो गया है। बाकी इसके बाद किट्स बन रहे, मतलब इसमें कुछ नॉन स्पेसिफिसिटी भी बाद में पता चल रहा है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, बट इसमें अभी एडवांटेजेस में देखेंगे तो और ऑप्टोमर्स कैन बी ईजिली मॉडिफाइड
तो ये इजी मॉडिफाई कर सकते हैं केमिकली टू यील्ड इम्प्रूव्ड और टेलर्ड प्रॉपर्टीज़, मतलब बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं एक बार सिलेक्शन होने के बाद। इसके बाद aptamers जो है स्पेसिफिकली स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है, कॉम्प्लेक्स मल्टीमेट्रिक स्ट्रक्चर्स में भी स्पेसिफिकली बाइंड करता है। ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ भी अच्छा है, सेल स्पेसिफिक टारगेटिंग, इम्प्रूव्ड टिश्यू पेनिट्रेशन, ये सब चीज़ है। aptamers स्टेबल रहता है एम्बिएंट टेम्परेचर, अभी रूम टेम्परेचर में एंटीबॉडीज से कंपैरेटिवली। तो प्रोटीन्स को इनएक्टिव करने का ताकत है aptamers को जब बाइंड करने के बाद, तो जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर नहीं करते हैं, मतलब एक फिक्स्ड वो क्या बोलते हैं इनहिबिटर की तरह भी काम कर सकता है। तो इसका डिसएडवांटेजेस अगर देखा जाएगा तो aptamers जो है वो क्या है कि कभी कभी नॉन स्पेसिफिकल भी बाइंड करता है, तो कुछ टारगेट मॉलिक्यूल्स को तो बाइंड ही नहीं करता है। और aptamers जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा, जो प्रोडक्शन मतलब जो सिलेक्शन मेथड है वो रिगरस है, उसको पीछे पड़ के काम करना पड़ता है, इसके बाद ही आपको अच्छा aptamer मिलेगा, लेबर इंटेंसिव है। और अगर सेल डिलीवरी या इंटरनल डिलीवरी का बात करेंगे तो वहाँ पे ये तो न्यूक्लियोटाइड से बनी है ना, तो जब न्यूक्लियस के साथ लग जाएगा तो इसका वाट लग जाएगा, मतलब ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो द डिलीवरी पोर्शन किसी में एनकैप्सुलेट करके करना, वो चीज़ में अभी रिसर्च चल रहा है। तो ये aptamers को डिलीवरी टारगेट तक इंटरनली जब आप पहुंचाएंगे तो वो चीज़ों में अच्छा रिसर्च करके कुछ नया मेथड के साथ, मतलब सेफ़ एंड प्रोटेक्टिव मेथड के साथ भेजना पड़ता है। मेजर एप्लीकेशंस अगर देखा जाएंगे तो न्यू ड्रग डेवलपमेंट में भी यूज़ को किया जाता है, बायो इमेजिंग में, थेरेपेटिक टूल में, ड्रग डिस्कवरी में, डिसीज़ डायग्नोसिस में, और डिटेक्शन किट्स बनाने में, हजार्ड डिटेक्शन में, फूड इंस्पेक्शन में, ये सब चीज़ों में aptamers का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट करके दिखाना एक अलग बात होती है।